Hello students, today our topic is Python Pandas. In this lecture we are going to discuss two important methods related to Python Pandas data frame, that is reindex and rename method. So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको समझना है रीनेम मेथड, रीइंडेक्स मेथड और रीइंडेक्स लाइक मेथड के बारे में. सबसे पहले रीनेम की बात करते हैं. दिस इज़ अ मेथड दैट सिंपली रीनेम्स द इंडेक्स एंड कॉलम्स लेवल्स इन अ डेटा फ्रेम. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम इंडेक्स या कॉलम्स लेवल पर्टिकुलर किसी डेटा फ्रेम के अंदर हैं उनको रीनेम कर सकते हैं. तो रीनेम मेथड यूज़ किया जाता है इंडेक्स और कॉलम्स लेवल को किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में रीनेम करने के लिए. सेकंड है रीइंडेक्स मेथड, a method that can specify the new order of existing indexes and columns labels and are also creating new index columns labels. तो कंपैरिजन करें अगर हम इसे रीनेम से, तो रीइंडेक्स में हमारा जो ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं और कॉलम्स हैं उनको तो हम चेंज कर ही सकते हैं, उनका तो ऑर्डर चेंज कर ही सकते हैं. साथ साथ हम न्यू इंडेक्स और कॉलम क्रिएट भी कर सकते हैं. तो ये एडवांटेज रहता है रीइंडेक्स का. इसके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. इस मेथड के थ्रू हम जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स और कॉलम्स लेवल हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम न्यू इंडेक्स और कॉलम्स लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं. थर्ड आता है रीइंडेक्स लाइक. तो रीइंडेक्स लाइक जो मेथड है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है पहले से कोई एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम हो, उसके थ्रू आप इंडेक्स और कॉलम्स लेवल्स को चेंज कर सकते हैं. तो ये थ्री मेन मेथड्स हैं, रीनेम, रीइंडेक्स और रीइंडेक्स लाइक. तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. बात करते हैं सबसे पहले रीनेम मेथड की. तो रीनेम मेथड या रीनेम फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इसका सिंटैक्स दे रखा है आपका. टू डिफरेंट वे से इसे यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है, पहले लिखते हैं हम डेटा फ्रेम का नेम, फिर डॉट रीनेम और फिर इसमें 3 मेन पैरामीटर्स वैल्यू हैं. ये इसमें पैरामीटर्स और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपको यूज़ करना है. तो बेसिकली 3 इसके अंदर पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. मैपर, देन एक्सेस और थर्ड है इन प्लेस. डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैपर की होती नन, एक्सेस की होती नन और इन प्लेस की होती फॉल्स. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, इंडेक्स इक्वल टू नन, इंडेक्स की वैल्यू नन है, इंडेक्स एक पैरामीटर है, कॉलम नन और इन प्लेस फॉल्स. तो ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं. अब आपको ये समझना है कि इसमें मैपर क्या है, एक्सेस क्या है और इन प्लेस क्या है. ये मैं बता दूं आपकी मिनिमलिस्टिक फॉर्म है. इसका मतलब है कि इसमें और भी पैरामीटर्स हैं पर अभी हम सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स की बात करेंगे. तो डेटा फ्रेम डॉट रीनेम लिखते हैं और ये 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. जहाँ तक सेकंड वाली की अगर हम बात करें तो इंडेक्स और कॉलम्स के नेम देने पड़ते हैं हमें और एक थर्ड इन प्लेस है जो दोनों में कॉमन है. तो पहले फर्स्ट को थोड़ा समझते हैं कि मैपर क्या है आपका. मैपर बेसिकली यहाँ पर मैपर से मतलब किसी लिस्ट या डिक्शनरी से है. आइए देखते हैं. ये देखिए, मैपर इंडेक्स कॉलम. ठीक है, ये कोई डिक्शनरी हो सकती है आपकी. फिर बात करते हैं हम एक्सेस की. तो एक्सेस की 2 ही वैल्यू होती है, हम जानते हैं, या तो एक्सेस 0 होगा या एक्सेस 1 होगा. ठीक है, या और डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का 0 होता है, ये भी हम जानते हैं. अगर हम कोई एक्सेस मेंशन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट 0 होता है. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन प्लेस. इन प्लेस क्या है? इन प्लेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है. और इन प्लेस का मतलब क्या है? इट रिटर्न्स ए न्यू डेटा फ्रेम विद रीनेम इंडेक्स लेवल्स. ठीक है, ये न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करता है. लेकिन अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी, द चेंजेस आर मेड इन द करंट डेटा फ्रेम एंड न्यू डेटा फ्रेम इज़ नॉट रिटर्न. तो अगर ये आपका इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं तो जो भी हमारा करंट डेटा फ्रेम है उसके अंदर ही चेंजेस परमानेंटली हो जाएंगे और कोई न्यू डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं होगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है और हमें फॉल्स ही रखनी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर हमने ये इसके अंदर चेंजेस कर दिए, इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर दी अगर हमने, तो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे और जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें जो हमने चेंज किए हैं, रीनेम किया है, वो आपका परमानेंटली रीनेम हो जाएगा. फिर वही दिखेगा आपको इंडेक्स और कॉलम में. ठीक है, जहाँ तक मैपर और इंडेक्स कॉलम की बात है तो ये कोई डिक्शनरी हो सकती है. मैपर से मतलब यहाँ कोई भी एक डिक्शनरी से है जो आप यूज़ कर रहे हैं. और एक्सेस तो 0 1 होते ही हैं. एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं.
एक हमारे पास डेटा फ्रेम है NDF। इस डेटा फ्रेम को ज़रा गौर से देखिए। इसमें 4 कॉलम्स हैं, 2016, 2017, 2018, 2019, और इसमें 4 ही रोज़ हैं, Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4। हम इन 4 कॉलम्स को और 4 ये रोज़ हैं जो नेम है इंडेक्स के और कॉलम्स के, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम री इंडेक्स भी कर सकते हैं। 4th कॉलम में अगर आप देखेंगे 2019 में, तो 3 वैल्यूज़ NaN से डिफाइंड है। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो बेसिकली NaN वहाँ शो होता है जहाँ आपने वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो वहाँ NaN लिखा हुआ मिलेगा आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में। आई थिंक अभी डेटा फ्रेम क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या हम डेटा फ्रेम लेने आ रहे हैं। इसको एक बार और गौर से देख लीजिए, क्योंकि हम इसी पर हम चेंज करने जा रहे हैं। NDF है डेटा फ्रेम का नेम, कॉलम्स हैं 2016, 17, 18 एंड 19, ठीक है। Q2R, Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4 ये हैं इसके इंडेक्स, और कॉलम 4 में 3 वैल्यू NaN से डिफाइन कर रखी है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। इसे देखिए ज़रा, हमने रीनेम, पहले हम रीनेम फंक्शन की बात करते हैं, तो हमने लिखा NDF। NDF क्या है? NDF इज़ द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है। फिर लिखा हमने डॉट रीनेम, और फिर हमने इंडेक्स को यूज़ किया, हमें इंडेक्स को ही रीनेम करना है, तो हमने लिखा Q2R1 कॉलन 1, डिक्शनरी की फॉर्म में लिया हमने इंडेक्स को, ठीक है। और फिर हमने Q2R2 कॉलन 2, Q2R2 को की वैल्यू हमने 2 दे दी, Q2R3 की वैल्यू हमने 3 दे दी, और Q2R4 की वैल्यू 4 दे दी। यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ पास करेंगे वो डिक्शनरी की फॉर्म में करेंगे। पहले भी दे रखा था, जहाँ पैरामीटर वैल्यूज़ डिफाइन कर रखी थी, वहाँ क्लियरली मेंशन था कि मैप पर इंडेक्स कॉलम डिक्शनरी होगा वहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि Q2R1 अगर पहले था तो उसको हम की फॉर्म में लिखेंगे, और जो न्यू हमें जो रिप्लेस करना है, हमको रीनेम करना है, उसे हम वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो Q2R1 इज़ रिप्लेस बाई 1, Q2R2 2 से रिप्लेस हो जाएगा, 3 Q2R3 3 से, और Q2R4 4 से रिप्लेस हो जाएगा। तो Q2R1 will be replaced by 1, Q2R2 will be replaced by 2, Q2R3 will be replaced by 3 and Q2R4 will be replaced by 4। अब ज़रा आउटपुट देखते हैं। जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करने जाएंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए जहाँ फिंगर मार्क कर रखा है वो 1 2 3 4 किस तरीके से दे रखा है। पहले वहाँ Q2R1, Q2R2, Q2R3 और Q2R4 था। ये मैंने समझाया था आपको भी थोड़ी देर पहले, कि उसको ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से उसमें डेटा फ्रेम क्या है आपका। तो अभी वहाँ जहाँ Q2R1, Q2R2, Q2R3 और Q2R4 था, वहाँ एक्चुअली इस समय 1 2 3 4 आ चुका है। तो हमने एक तरीके से क्या काम किया, हमने रीनेम कर दिया इंडेक्स को, ठीक है। बाकी और कुछ चेंजेस के अंदर होगा नहीं। अच्छा, लेकिन अभी अभी आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम को, जब ये अभी तब था जब हमने रीनेम किया था, और रीनेम करने के बाद, ठीक है, प्रिंट कराएंगे तब। और अगर हम एक्चुअल डेटा फ्रेम को अगर प्रिंट कराते हैं, एक्चुअल डेटा फ्रेम को, तो हम ये देखेंगे कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो एक्चुअली हमारा जो डेटा फ्रेम था उस पर ये अप्लाई नहीं हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब चेंजेस आर नॉट परमानेंट इन दिस केस। तो चेंजेस परमानेंट नहीं होते। और कैसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो इन प्लेस पैरामीटर था उसकी वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसकी फॉल्स। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम फॉल्स से हटा के ट्रू कर देते हैं तो डेटा फ्रेम में ये चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। तो जब हमने रीनेम किया उसके बाद, रीनेम करने के बाद जब ये प्रिंट हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रीनेम किया, Q2R1, Q2R2, Q2R3 और Q2R4 को 1 2 3 4 से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन एक्चुअल डेटा फ्रेम अनअफेक्टेड रहेगा आपका इस केस में। तो ये रीनेम फंक्शन रिटर्न जब करता है आउटपुट को, तो जब रिटर्न करेगा इस आउटपुट को, तो याद रखिएगा जो आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन ये चेंजेस डेटा फ्रेम में परमानेंट नहीं होंगे। जब परमानेंट नहीं होंगे तो एक्चुअल डेटा फ्रेम को प्रिंट करने पर आप ये देख सकते हैं इजीली कि अभी भी आपका वही इंडेक्स शो हो रहा है, Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4, और ये दे भी रखा है। देखिए, द अबव स्टेटमेंट रिटर्न्स ए चेंज डेटा फ्रेम बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम इज अनअफेक्टेड बिकॉज इन प्लेस इज फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन प्लेस की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। जब तक इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स रहेगी तब तक ये इस तरीके से डेटा फ्रेम को रिटर्न करेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलें, देख लीजिए।
मैं एक बार फिर से थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ इसको। रीनेम फंक्शन जब रिटर्न करता है डेटा फ्रेम को, तो जो भी चेंजेस रीनेम के थ्रू हुए हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे डेटा फ्रेम में। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या वो चेंजेस परमानेंट हैं, तो आंसर है नहीं, वो चेंजेस परमानेंट नहीं है। डेटा फ्रेम को फिर दोबारा से प्रिंट करने पर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा पहले इंडेक्स था वो इंडेक्स एज इट इज़ रहा है, वो एज इट इज़ है। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि जो इन प्लेस पैरामीटर था उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। जब तक उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहेगी, जब तक उसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, तब तक आपके जो भी चेंजेस हैं वो डेटा फ्रेम में परमानेंटली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उसकी वैल्यू ट्रू कर दी, तो जितनी भी बार आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे उतनी बार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ रीनेम फंक्शन के बाद जो डेटा फ्रेम रिटर्न होता है, उस केस में आपको इंडेक्स चेंज हुआ मिलेगा, लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं होंगे। और हम ये देखते हैं कि जब हम एक्चुअल डेटा फ्रेम को दोबारा प्रिंट कराते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारा इंडेक्स था वो चेंज नहीं हुआ है रीनेम यूज़ करने के बाद भी। और सिर्फ इसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि हमने इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स यूज़ किया है। हमने तो यूज़ ही नहीं किया, लेकिन चूँकि इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स डिफ़ॉल्ट होती है, इसलिए चेंजेस डेटा फ्रेम में परमानेंट नहीं होते। अगर हम इन प्लेस की वैल्यू ट्रू करेंगे, तो जितने भी चेंजेस हैं वो इसके अंदर परमानेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए अब ये भी करके देख लेते हैं, इन प्लेस की वैल्यू ट्रू भी करके देख लेते हैं। ये देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये सुमिता अरोड़ा जो बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, एक्चुअली बुक का नेम तो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, रिटन बाय सुमिता अरोड़ा। तो उसका है, सुमिता अरोड़ा के नाम से जानी जाती है आईपी की बुक। एक ही बुक आती है मार्केट में आई थिंक, और उतना है भी नहीं कुछ। तो ये उसी का कंटेंट है, ठीक है। और ये ऐसे ही दे रखा था, मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अभी हम इसका एक इन फंक्शन को समझने के बाद एक प्रोग्राम करेंगे, और वो प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, और एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम इसका एक प्रोग्राम भी करेंगे, देखेंगे वहाँ पर किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट के आगे आगे इसको बढ़ाते हैं, और अभी हम क्या काम करेंगे, पिछली बार की तरह सब कुछ पहले जैसा रहेगा, बस एक काम और कर देंगे इस बार हम करेंगे इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर देंगे। ये देखिए ndf डॉट रीनेम इंडेक्स इज इक्वल टू, फिर डिक्शनरी की फॉर्म में इंडेक्स की वैल्यू देंगे, डिक्शनरी की फॉर्म में ही देते हैं हम, ठीक है। qtr1 1, qtr2 2, qtr2 2, qtr3 3, qtr4 4। तो अभी ये रिप्लेस हो जाएगा qtr1 1 से, qtr2 2 से, qtr3 3 से, qtr4 4 से। लेकिन इसके अंदर हमने इन प्लेस पैरामीटर की वैल्यू क्या दी है? ट्रू। तो जब ये ट्रू दी है, तो अब जो भी चेंजेस होंगे वो डेटा फ्रेम में परमानेंट होंगे। अभी आप इस समय डेटा फ्रेम को प्रिंट कराने जाएंगे, तो आप ये देखें कितनी बार प्रिंट करा लीजिए, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो परमानेंट चेंजेस हो गए उसके अंदर। तो अगर आप परमानेंट चेंज करना चाहते हैं तो इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कीजिए। अदरवाइज रीनेम फंक्शन एक ऐसे डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है जिसके अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन वो चेंजेस परमानेंट नहीं होते। परमानेंट अगर आप करना चाहते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, तो फिर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, तब वो परमानेंट हो जाएंगे वो चेंजेस जो आपने किए हैं। तो एक तो ये हो गया। चलिए अभी हम एक्सेस की बात और करते हैं, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेस 0 होता है, तो हम यहाँ एक्सेस नहीं लिख रहे थे, तो एक्सेस नहीं लिख रहे थे तो एक्सेस 0 थी। लेकिन अगर आप एक्सेस इक्वल टू 0 वैल्यू देंगे, तो एक्सेस 0 के अलॉन्ग चेंजेस होंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनडीएफ है यहाँ डेटा फ्रेम का नेम, डॉट रीनेम, ठीक है। और फिर डिक्शनरी की फॉर्म में हमने रीनेम किया है qtr1 1, qtr2 2, qtr3 3, qtr4 4। और फिर देखिए डिक्शनरी को क्लोज करने के बाद हमने एक और पैरामीटर पास किया है, एक्सेस इज इक्वल टू 0। तो जब एक्सेस इज इक्वल टू 0 पास किया है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमने एक्सेस 0 सेलेक्ट की है, अलॉन्ग रोज़ हम जा रहे हैं, ठीक है। और हम कॉलम्स का भी नेम चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर दूसरा इसका सिंटेक्स और है, या तो आप ऐसा करें, सबसे लास्ट वाला देखिए, df डॉट रीनेम, और हम ओल्ड लेवल को न्यू लेवल से रिप्लेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, और हम एक्सेस 1 कर देंगे। तो अगर हम एक्सेस 1 करते हैं एक्सेस 0 की जगह,
तो चेंजेस जो होंगे वो कॉलम्स में होंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप df डॉट रीनेम लिखिए और पैरामीटर यूज़ किए कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके आप डिक्शनरी की फॉर्म में न्यू लेवल को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। या तो आप एक काम कीजिए, देखिए अभी जब मैंने सिंटेक्स बताया था तो वहाँ 2 चीज़ें थी, आप जाके देख सकते हैं उसमें। मैपर जब बताया था तो मैंने लिखा था मैपर को यूज़ कीजिए, और मैपर का मतलब वहाँ डिक्शनरी से है और वहाँ हम न्यू वैल्यूज़ को लिख देंगे। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इंडेक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो आप इंडेक्स में चेंजेस कर देंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो कॉलम्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। और अगर आप सिंपली डिक्शनरी लिखेंगे तो फिर वहाँ एक्सेस 0 या एक्सेस 1 पैरामीटर को यूज़ करके बता दीजिए कि आप रो के अलॉन्ग चेंजेस करना चाह रहे हैं, कॉलम्स के अलॉन्ग चेंजेस करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है एक्सेस 0 होती है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कॉलम्स के अलॉन्ग चेंजेस करने के लिए हम कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करेंगे और फिर एक डिक्शनरी की फॉर्म में न्यू लेवल्स को डिफाइन कर देंगे। सेकंड लास्ट देखिए ज़रा क्या की यूज़ किया गया, कॉलम्स पैरामीटर यूज़ किया गया और कॉलम्स इज इक्वल टू हम डिक्शनरी की फॉर्म में न्यू लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कॉलम्स लिख दिया है तो फिर आपको एक्सेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉलम्स नहीं लिख रहे हैं, आपको डिक्शनरी दे रहे हैं, तो फिर वहाँ बताना पड़ेगा आपको एक्सेस इक्वल टू 1 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होती है। आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मैं वही बता रहा था आपको, यू इधर यूज़ मैपर डिक्शनरी विद एक्सेस आर्गूमेंट और यूज़ डिक्शनरी विद इंडेक्स और कॉलम्स पोजिशनल आर्गूमेंट। तो या तो आप मैपर डिक्शनरी को यूज़ कीजिए, बात वही निकल के आती है। या तो मैपर डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक्सेस बताना पड़ेगा कि भाई एक्सेस कौन सी 0 या 1 है। लेकिन अगर आप कॉलम और इंडेक्स आर्गूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स क्या है, क्योंकि इंडेक्स और कॉलम खुद बताते हैं कि चेंजेस इंडेक्स के अलॉन्ग हो रहे हैं या कॉलम के अलॉन्ग हो रहे हैं। तो ये भी पॉइंट है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए ज़रा, ndf डॉट रीनेम 2016 ये डिक्शनरी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। 2017 कॉलन 17, 2018 कॉलन 18, 2019 कॉलन 19 और क्या दे रखा है, एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो जब एक्सेस इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो इसका मतलब चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं कॉलम के अलॉन्ग। अभी देखिए डिक्शनरी देने से तो नहीं पता चलेगा ना कि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, तो आपको एक्सेस तो डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी एक्सेस को नहीं डिफाइन करना चाह रहे तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है एक्सेस की वो 0 होती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं रोज़ एक्सेस 0 हो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम एक्सेस 1 के अलॉन्ग चाह रहे हैं तो हमें एक्सेस इक्वल टू 1 मेंशन करना ही पड़ेगा। तो जब हम इसको प्रिंट इसका आउटपुट देखेंगे तो हम देखते हैं कि 2016 को रिप्लेस कर दिया 16 ने, 2017 को रिप्लेस कर दिया 17 ने, 2018 18 ने और 2019 को 19 ने रिप्लेस कर दिया। बाकी और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, वैल्यूज़ के अंदर तो चेंज होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू सेम है, QTR1 QTR2 QTR2 QTR3 QTR4, लेकिन कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी है यहाँ पर। अब हो चुकी है 16 17 18 19। क्यों? क्योंकि हमने मैपर डिक्शनरी का यूज़ करके इसको चेंज कर दिया। जब कभी मैपर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और तो हमें एक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेशली उस केस में जब हम एक्सेस इक्वल टू 1 लेना चाह रहे हैं तो। और अगर आप इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो उसमें ज़रूरत नहीं है एक्सेस को डिफाइन करने की। आगे चलते हैं। इसी काम को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए हमने लिखा डेटा फ्रेम का नेम ndf डॉट रीनेम लिखा। अब हम एक्सेस डिफाइन नहीं करेंगे, तो हम एक्सेस डिफाइन नहीं कर रहे तो फिर एक काम और कर सकते हैं, आप कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ कीजिए। कॉलम्स लिखिए आप, कॉलम्स इक्वल टू, तो कॉलम्स इक्वल टू लिखा तो 2016 कितना हो जाएगा 16, 2017 17, 2018 18, 2019 19। तो जो भी चेंजेस होंगे वो कॉलम के अलॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉलम्स इक्वल करके वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो 2016 को 16 रिप्लेस कर देगा, 2017 को 17, 2018 को 18, 2019 19। तो अगर आप सिंपली एक डिक्शनरी ले रहे हैं, कॉलम्स या इंडेक्स जो आर्गूमेंट है या पैरामीटर उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं और कॉलम्स या इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर आपको एक्सेस डिफाइन नहीं करना है इस केस में।
तो देखिए आप देख सकते हैं 16, 17, 18, 19 इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो दो इसके बेसिकली हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि टू सिंटैक्स हैं, या तो आप मैपर या जो एक डिक्शनरी उसको यूज़ कीजिए तो उसके साथ एक्सेस को मेंशन कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होता है, लेकिन अगर आप कॉलम्स या इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सेस मेंशन नहीं करना है आपको। तो अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको, देख सकते हैं। एग्जीक्यूट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एनडीएफ याद रखिएगा डेटा फ्रेम का नेम है। स्टार्टिंग से हम डेटा फ्रेम एनडीएफ ही लेके चल रहे हैं पूरे प्रोग्राम में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स रीनेम की तो बात हो गई। रीनेम जो मेथड यूज़ होता है डेटा फ्रेम के अंदर, इसमें हम रीनेम कर सकते हैं इंडेक्स को और कॉलम लेवल को, दोनों को। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैपर ले रहे हैं आप, ठीक है, कोई और, तो उसके साथ एक्सेस मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ इंडेक्स और कॉलम आर्गूमेंट को लेके आप मैपर के साथ इंडेक्स और सॉरी दूसरा तरीका ये था कि इंडेक्स और कॉलम आर्गूमेंट को लेके भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैपर के साथ हमेशा एक्सेस मेंशन करना पड़ेगा। डिक्शनरी अगर आप सिंपली एक डिक्शनरी दे रहे हैं मान लीजिए और चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ एक्सेस मेंशन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 के अलॉन्ग चेंजेस होंगे। लेकिन अगर आप इंडेक्स या कॉलम पैरामीटर या आर्गूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर एक्सेस मेंशन नहीं करना है। तो पहले से एग्जिस्टिंग जो आपके इंडेक्स थे, कॉलम्स थे, उनको अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं, तो हम रीनेम मेथड को यूज़ करते हैं। री इंडेक्स मेथड का काम ये है कि ये एग्जिस्टिंग लेबल्स को, ठीक है, चाहे वो इंडेक्स के हों या कॉलम के हों, चेंज तो कर ही देता है, साथ साथ न्यू लेबल भी क्रिएट कर देता है। तो ये डिफरेंस है रीनेम में और री इंडेक्स में। तो ये न्यू लेबल्स भी क्रिएट कर देता है। तो इसको भी समझते हैं। इसके भी टू डिफरेंट सिंटेक्स हैं, दो अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है, देखिए, डेटा फ्रेम डॉट री इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल टू नन, कॉलम्स इज इक्वल टू नन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है, ठीक है, ये आर्गूमेंट है डिफरेंट, मेथड इज इक्वल टू नन और फिल वैल्यू इज इक्वल टू NaN। दूसरा है ये है कि आप लिखिए डेटा फ्रेम डॉट री इंडेक्स और आप इंडेक्स और कॉलम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ आप यूज़ करेंगे लेबल्स। तो लेबल्स इज इक्वल टू नन, एक्स इज इक्वल टू नन, मेथड इज इक्वल टू नन, फिल वैल्यू इज इक्वल टू NaN। तो मेथड और फिल वैल्यू तो सेम है, जो डिफरेंस है वो इंडेक्स, पहले में इंडेक्स और कॉलम्स यूज़ हुए हैं, सेकंड में लेबल और एक्सेस यूज़ हुए हैं, ठीक है। लेबल बताएंगे तो एक्सेस बताएंगे या फिर आपको इंडेक्स और कॉलम बताना पड़ेगा। तो लेबल्स क्या है? लेबल्स का मतलब है कोई भी एक एरे हो सकता है जैसे, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक्सेस मेंशन करनी पड़ेगी कि कौन सी एक्सेस के अलॉन्ग करना चाह रहे हैं चेंजेस। और इंडेक्स कॉलम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें बता सकते हैं कि हम इंडेक्स के अलॉन्ग चेंजेस कर रहे हैं या कॉलम के अलॉन्ग चेंजेस कर रहे हैं। एक्सेस की वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। जहाँ तक फिल अंडरस्कोर वैल्यू की बात है तो ये बताता है कि जो न्यू हमारा डेटा फ्रेम बनेगा उसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो जो मिली नहीं है वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट नहीं हुई है, वो किससे फिल हो जाएंगी? वो NaN से फिल हो जाएंगी। अगर कोई न्यू कॉलम या न्यू रो इंसर्ट की गई है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो NaN से फिल हो जाएंगी। आप किसी और से फिल कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू NaN होती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है, या तो फर्स्ट को या सेकेंड को। देखिए ज़रा समझ लीजिए इसको। रिकॉर्डिंग द एग्जिस्टिंग इंडेक्स यूजिंग रीऑर्डरिंग द एग्जिस्टिंग इंडेक्स यूजिंग री इंडेक्स। तो री इंडेक्स का यूज़ किया गया है कैसे? NDF क्या है? हमारा डेटा फ्रेम था, स्टार्टिंग से हम उसी को लेके चल रहे हैं। डॉट री इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है, और आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप नेम मेंशन कर दीजिए, जैसे इसमें लिस्ट की फॉर्म में नेम मेंशन कर दिए, QTR4, QTR1, QTR3, QTR2, तो ये आ जाएगा आपका। अभी आप एक्सेस मेंशन नहीं करेंगे तो एक्सेस तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप अभी जो एक्सेस है वो एक्सेस 0 ही है डिफ़ॉल्ट। मेंशन करेंगे तो, मेंशन नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो पहले आएगा QTR4, फिर आएगा QTR1, फिर QTR3 और QTR4 इंडेक्स के अलॉन्ग। तो जब आउटपुट देखिए इसमें लिखा हुआ क्लियरली, और येलो रीजन में क्लियरली पॉइंट आउट भी कर रखा है, सी द न्यू ऑर्डर ऑफ द रो इंडेक्स एज पर द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस मेंशन इन द इंडेक्स एंड कंपेयर इट विद द ओरिजिनल NDF।
ओरिजिनल एनडीएफ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले आ रहा था QTR1, QTR2, QTR3, QTR4, लेकिन अब क्या आ रहा है, पहले आ रहा है QTR4, फिर आ रहा है QTR1, फिर आ रहा है QTR3 और लास्ट में आ रहा है QTR2। तो हमने उसे री ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया उसका, ठीक है। QTR4 वाली रो पहले आएगी, QTR1 वाली बाद में, QTR3 उसके बाद में और सबसे लास्ट में QTR2। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने री इंडेक्स फंक्शन को यूज़ किया है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इंडेक्स इज इक्वल टू लिख दीजिए। जब आप इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में मान लीजिए हमने यहाँ पे पास कर दी 4 वैल्यूज़, तो फिर आपको एक्सेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर इंडेक्स एज अ पैरामीटर वैल्यू को यूज़ किया है। दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है, दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। देख लीजिए एक बार क्लियर, और इसको फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक अभी आपको। चलिए आगे चलते हैं, है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक रीनेम री इंडेक्स टू यूज़ अर्लियर यूज़ मैपर सीक्वेंस विद द एक्सेस आर्गूमेंट और यूज़ इट विद द इंडेक्स कॉलम पोजिशनल आर्गूमेंट। तो या तो आप पोजिशनल आर्गूमेंट को यूज़ कीजिए इंडेक्स कॉलम को, और अगर आप मैपर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक्सेस को यूज़ कीजिए। और ये बात दोनों में अप्लाई होती है, रीनेम में भी अप्लाई होती है और इंडेक्स में भी अप्लाई होती है। तो इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, कि या तो आप रीनेम यूज़ कर रहे हैं तो भी और री इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो भी, मैपर के साथ आप या तो यूज़ कीजिए इंडेक्स को, मैपर के साथ सॉरी यूज़ कीजिए, या तो आप एक्सेस को, एक्सेस 0 या एक्सेस 1 डिफाइन कीजिए। और उसमें भी अगर आप एक्सेस डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होगी, ठीक है। एक्सेस 1 के लिए आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स या कॉलम आर्गूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको एक्सेस को मेंशन करने की, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि हम रीऑर्डर करेंगे लेकिन ऐड या डिलीट भी कर देंगे पर्टिकुलर किसी रो को या कॉलम को, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है रीऑर्डरिंग एज वेल एज एडिंग और डिलीटिंग इंडेक्सेस और लेवल्स। तो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स या लेवल को हम डिलीट या ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखेंगे। हमने लिखा मान लीजिए ndf.t इंडेक्स, पहले से हमारे पास ndf था, एक डेटा फ्रेम था, हमने लिखा 2019, 18, 17, 16, 15, 14, x इज इक्वल टू 1। अब 15 और 14 पहले से थे नहीं हमारे पास, क्लियर है, और आई थिंक 19 भी नहीं था, 19 था। ओके, सी द कॉलम्स लेवल एज पर द मेंशन ऑर्डर फॉर नॉन एग्जिस्टिंग लेवल्स, न्यू कॉलम्स विद NaN वैल्यूज हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, तो 2014 और 15 हमारे पास थे नहीं। तो जब 2014 और 15 हमारे पास नहीं थे और हमने ये लिखा ndf.t इंडेक्स और फिर लिखा 2019, 18, 17, 16, 15, 14, ये हमने दिया एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू पास कर दी, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 मेंशन किया है। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि 2015 और 14 न्यू कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। क्यों, और कॉलम्स क्यों ऐड होंगे, कॉलम्स इसलिए ऐड होंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 1 मेंशन कर रखा है, तो x इज 1 के अलॉन्ग ये दोनों कॉलम ऐड हो जाएंगे और इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो NaN से फिल हो जाएंगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो NaN होता है। तो NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, नंबर इज़ नॉट फाउंड। तो फिर यहाँ पर NaN शो हो जाएगा आपका, तो इसको याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है क्लियर, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो x इज़ 1 के अलॉन्ग आपके 2 न्यू कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, 2015 और 2014, जैसे इस केस में हम देख पा रहे हैं। ओके, नाउ आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ये आपको। आगे चलते हैं। तो 2015 और 2014 2 न्यू कॉलम्स ऐड हो गए और उनकी जो वैल्यूज़ होंगी NaN से फिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसे भी आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा ndf.t इंडेक्स, फिर लिखा आपने QTR4, QTR1, QTR nil, Q2 nil, एक नया आपने इंडेक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक्सेस तो आपने मेंशन नहीं किया, तो चूंकि एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, तो अलॉन्ग एक्सेस 0 आपका एक न्यू इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा Q2 nil, और इसकी वैल्यू जो होंगी NaN से फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू NaN होती है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी और से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर NaN होगी, तो NaN से फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए NaN शो हो रहा है, तो 3 रोज़ क्रिएट हो जाएंगी इसके अंदर। तो इसका ये एडवांटेज रहता है कि आप न्यू लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं अलॉन्ग
इंडेक्स और कॉलम दोनों के अलॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर आप फिल करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को, एन से फिल नहीं करना चाह रहे तो फिल वैल्यू इक्वल टू वैल्यू पैरामीटर को यूज़ कीजिए, आर्गूमेंट को यूज़ कीजिए। हमने लिखा फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 1000, तो 1000 से फुलफिल हो गया यहाँ पर Q2 नील की वैल्यू को। और अगर हम 5000 से करेंगे तो 5000 से फुलफिल हो जाएगा ये, ठीक है। उस तरीके से फुलफिल हो जाएगा ये, यहाँ हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। रीइंडेक्स और रीनेम थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस पर। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रोग्राम इसका रन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।